नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले अब आबकारी आरक्षक का ये दूसरा वीडियो है। आबकारी आरक्षक के अंतर्गत ये दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने सामान्य जानकारी कि शराब क्या होता है, कोकीन क्या होता है, गांजा क्या होता है, भांग क्या होता है, कैसे बनता है शराब, इन सब विषयों पर जानकारी ले ली थी। बियर कैसे बनता है, इन सब विषयों पर जानकारी ले ली थी। मैंने आपको ये कहा था कि ये जो शुरू का क्लास होगा, ये शुरू का क्लास आपके आने वाले क्लास में महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ शुरू वाला जो पहला क्लास मैंने लिया है, उस क्लास से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर सामान्य तरीके के प्रश्न होते हैं और उन सामान्य तरीकों के प्रश्नों को कैसे डील करना है और उसमें क्या क्या जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, उस सब विषय की जानकारी पहले वीडियो में हमारी हो गई है। आज के वीडियो में हम सीधे सीधे आबकारी अधिनियम से शुरू करेंगे और आबकारी अधिनियम जो 1915 में आया वहाँ से जानकारी लेना शुरू करेंगे और एक एक पॉइंट को विस्तार से समझते जाएंगे। आबकारी अधिनियम का ये अध्याय 1 होगा, यानी इसमें अध्याय 1 में आने वाले सभी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। अब अध्याय 1 क्या है, उस विषय पर थोड़ी देर में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915, चूँकि छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को, तो उससे पहले 1915 होने का मतलब क्या है? तो उससे पहले 1915 होने का मतलब ये है कि 1915 में जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में था तभी ये अधिनियम बना था और उसी अधिनियम को मध्य प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट कर लिया। और जब मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ अलग बना तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने केवल राज्य का नाम परिवर्तन करके छत्तीसगढ़ के लिए ये अधिनियम लागू कर दिया। क्लियर होगा? चलिए, अच्छा, ये अधिनियम लागू कब हुआ? तो ये अधिनियम अधिनियमित हुआ या लागू हुआ 10 अप्रैल 1915 को। ठीक है, 10 अप्रैल 1915 को ये अधिनियम लागू हुआ था। इसका नाम है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915। और छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 कैसे पड़ा? तो सबसे पहले ये मध्य प्रदेश में लागू था। 1915 जब ये अधिनियम बना था उस समय तो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो मध्य प्रदेश ने इसी अधिनियम को लागू कर दिया। और जब मध्य प्रदेश ने इस अधिनियम को लागू किया तो मध्य प्रदेश से फिर छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ ने भी अपना नाम परिवर्तन करके इस अधिनियम को लागू कर दिया। अगर आप कहें कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ, तो 5 दिसंबर 2000 से। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ आबकारी विधि को समेकित तथा संशोधित करने हेतु ये अधिनियम है। अब मैंने आपको शुरू में ही कहा था ये अध्याय 1 होगा। अध्याय 1 होने का मतलब क्या है, उस विषय पर थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं और ये आपके काम भी आएगा। देखिए, इस अधिनियम में कुल आपको 69 धाराएं पढ़नी है, यानी 69 धाराएं, कुल 69 धाराएं इसमें होंगी। और ये जो 69 धारा है, ये 69 धारा 9 अध्याय में विभाजित होगा। अर्थात एक अध्याय के अंतर्गत एक या एक से अधिक धाराएं आएंगी। साथ ही साथ इस अधिनियम में 2 अनुसूचियां भी हैं। 2 अनुसूचियां कहने का मतलब क्या है, उस विषय पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग अध्याय को समझ लेते हैं। अध्याय बनाने का मतलब ये होता है किसी अधिनियम में, कोई भी अधिनियम कैसे बनता है उस विषय पर थोड़ी सी बात कर लें। तो कोई भी अधिनियम, अगर राज्य सरकार कोई अधिनियम बनाना चाहती है तो उसके लिए सबसे पहले वो एक बिल लाएगी जिसको विधेयक बोला जाता है। जब विधेयक विधानसभा में या विधान परिषद में, मतलब विधानमंडल में कहें, छत्तीसगढ़ में चूंकि विधानसभा ही है, विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि विधानसभा ही है तो केवल विधानसभा से पारित होगा और राज्यपाल का जैसे ही हस्ताक्षर होगा वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। मतलब विधेयक के अधिनियम बन जाने का मतलब क्या है? विधेयक से अधिनियम बन जाने का मतलब क्या है? विधेयक से अधिनियम बन जाने का एक सामान्य सा मतलब है कि जब विधेयक विधानमंडल में पेश होगा, अगर राज्य सरकार की बात है, राज्य सरकार कोई अधिनियम लाना चाहती है तो राज्य विधानमंडल में पेश होगा। राज्य विधानमंडल में पास होने के बाद, चूंकि छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में केवल विधानसभा है, तो विधानसभा से पास होने के बाद अगर कहें, अगर जहां पर विधानसभा के अलावा
विधान परिषद भी है, तो दोनों सदनों से पास होगा, विधानसभा और विधान परिषद। जैसा कि अगर केंद्र की सरकार कोई अधिनियम लाना चाहती है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होगा। उसी प्रकार से अगर राज्य की सरकार कोई विधेयक लाना चाहती है, कोई अधिनियम बनाना चाहती है, तो दोनों से पास होगा, विधानसभा और विधानमंडल। चूंकि छत्तीसगढ़ में केवल और केवल विधानसभा है, तो छत्तीसगढ़ में केवल विधानसभा से पास होगा, और पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के पास के लिए जाएगा। राज्यपाल अगर इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं, इसका मतलब वो विधेयक कन्वर्ट होके अधिनियम बन जाएगा, बस सामान्य सा मतलब। ठीक, अब दूसरी बात, किसी भी अधिनियम को लाने का उद्देश्य या किसी भी अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उस अधिनियम में जो बातें लिखी गई हैं या जो समस्याएं हैं राज्य सरकार के पास किसी विषय से संबंधित, जैसे आबकारी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान उस अधिनियम में किया जाएगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई अगर आबकारी शब्द का उपयोग करें तो आबकारी का मीनिंग क्या है, शराब का मीनिंग क्या है, देसी शराब का मीनिंग क्या है, इस प्रकार से बातें होती हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए आपके पास लगभग 25 किताबें, ठीक है, 25 किताबें आपके पास, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की कुछ किताब होगी, कुछ किताब होगी जो कि अर्थव्यवस्था की होगी, कुछ किताब होगी इतिहास की होगी, ऐसे करके 5 विषयों की किताब है आपके पास, 5 विषय की किताब आपके पास है। तो आप क्या करते हैं, उसको अच्छे तरीके से रखने के लिए क्या करते हैं, आप बोलेंगे कि मैं एक रेक बना लेता हूं, रेक कुछ इस तरीके का बना लेता हूं, जैसे ऐसा बना लेता हूं, एक ऐसा, ठीक है, चलिए। और मैं एक काम करता हूं, इस रेक में नीचे वाले में केवल राज्य व्यवस्था की किताब रखूंगा ताकि मैं ढूंढूं तो आसानी से मिल जाए, उसमें भूगोल की किताब रखूंगा जिसमें ढूंढूं तो आसानी से मिल जाए, इसमें केवल छत्तीसगढ़ जीएस की किताब रखूंगा जिसमें ढूंढूं तो आसानी से मिल जाए। तो इसी प्रकार से धाराओं को भी अधिनियम में धाराओं को भी अध्याय में विभाजित किया जाता है। अध्याय में विभाजित करने का मतलब क्या है कि उस अध्याय में एक विषय से यानी एक टॉपिक से संबंधित सारी बातें लिखी गई होंगी, समझ गए। उस अध्याय में एक टॉपिक से संबंधित सारी बातें लिखी गई होंगी। तो कुल जो 69 अध्याय होंगी, जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया कि आपके पास 25 किताबें हैं, उसको 5 पार्ट में आपने डिवाइड किया, जैसे अलग अलग विषय की किताब रखे आपने, उसी प्रकार से जो 69 धाराएं हैं वो 9 अध्याय में विभाजित होंगी। अर्थात एक अध्याय में जो होगा एक या उससे अधिक धारा होगा। क्लियर है? ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे की बात अगर मैं करूं, अनुसूची क्या होता है, तो अनुसूची का मतलब सामान्य तौर पर अगर आप कहें तो लिस्ट होता है। लिस्ट का मतलब होता है सूची, और सूची को जब संवैधानिक भाषा में बात की जाती है, प्रशासन की भाषा में बात की जाती है, तो उसी सूची को अनुसूची के रूप में बोला जाता है। बस इतना सा बात यहां पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या है, तो उस उद्देश्य के विषय में भी बताया गया है। सबसे पहले उद्देश्य को पढ़ते हैं। अतः यह समीचीन है कि छत्तीसगढ़ में मादक मदिरा तथा मादक औषधि के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, विक्रय और कब्जे में रखने से संबंधित विधि को समेकित तथा संशोधित किया जाए। यतः इस अधिनियम को पारित किए जाने हेतु इंडियन काउंसिल एक्ट की धाराओं के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार गवर्नर की पूर्व मंजूरी से अभी प्राप्त कर ली गई है। कुल मिला के कहना क्या चाहता है, पहले यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ लिखा है, यहाँ पे लिखा गया होगा एमपी, मध्य प्रदेश। कहना ये चाहता है, उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का, तो उद्देश्य ये है कि जो भी मादक पदार्थ हैं, चाहे वो शराब हो या अन्य तरीके के मादक पदार्थ, जो भी मादक पदार्थ हैं, उन मादक पदार्थों का परिवहन कैसे होगा, उन मादक पदार्थों को बेचा कैसे जाएगा, उन मादक पदार्थों का निर्माण कैसे होगा, उन मादक पदार्थों में कितना टैक्स लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, या फिर कौन अधिकारी होगा कि मादक पदार्थ को बिक्री किया जाए या न किया जाए, दुकानें कहाँ लगेंगी, कैसे होगा, क्या होगा, इन सब विषयों
कि इन सब टॉपिक्स पर, इन सब विषयों पर नियम बनाने हेतु ये अधिनियम लाया गया, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915। क्लियर होगा कि शराब से संबंधित, शराब केवल नहीं है, शराब मतलब मादक मदिरा, इसके अलावा मादक औषधि भी, ठीक है, मादक मदिरा और मादक औषधि दोनों की बात की जा रही है। दोनों से संबंधित नियम बनाने हेतु, उसमें जो भी समस्या है उन समस्याओं को दूर करने हेतु किस प्रकार से शराब की व्यवस्था, किस प्रकार से मादक औषधि की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में चलेगी, कौन इसको परिवहन कर सकता है, कौन इसको खरीद सकता है, कौन इसको बेच सकता है, क्या प्रक्रिया होगी बेचने की, इन सब विषयों से संबंधित बातें इस अधिनियम में बताई गई हैं। चलिए अगला बात देखें, अगला पॉइंट देखते हैं जहां से शुरू होता है अध्याय 1। अध्याय 1 के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु है जिसको कहते हैं संक्षिप्त नाम और विस्तार तथा प्रारंभ। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम का नाम क्या है, इस अधिनियम का विस्तार क्या है और ये कब से शुरू होगा। ठीक, तो हमने देखा नाम मतलब एक तरीके से कोई किताब है तो उस किताब का नाम क्या होगा। पूरा किताब आपने लिख लिया लेकिन उसका टॉपिक देना है आपको कि अब नाम क्या होगा, तो वैसे ही इस अधिनियम का नाम क्या होगा। विस्तार कहने का मतलब ये अधिनियम कहाँ कहाँ पर लागू होगा, कहाँ पर लागू नहीं होगा। प्रारंभ कहने का मतलब ये है कि अधिनियम तो पारित कर दिया राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने, जिसने भी, लेकिन ये किस तिथि से शुरू होगा। जैसे आप लोग सुनते होंगे ना, पहले अभी कुछ दिन पहले एक वो हुआ था किसान आंदोलन, एमएसपी को लेके, इसको लेके, उसको लेके आंदोलन होता रहता है। तो सरकार ने कोई अधिनियम पारित कर दिया। अब सरकार जब कोई अधिनियम पारित होती है, सरकार अधिनियम पारित नहीं करती, सरकार ने अधिनियम पेश किया संसद में और संसद से पारित हुआ, सॉरी अधिनियम ने पेश नहीं करेगी, सरकार पेश करेगी क्या, विधेयक, कोई विधेयक जिसको क्या बोला जाएगा, बिल बोला जाएगा अंग्रेजी में। ठीक, तो सरकार कोई बिल पेश करेगी, विधेयक पेश करेगी कहाँ, संसद में या राज्य विधानमंडल में। जब संसद और राज्य विधानमंडल से वो अधिनियम बिल पारित होगा तो बन जाएगा अधिनियम। और उस अधिनियम में एक लाइन लिखा रहता है कि इस अधिनियम का प्रारंभ कब से होगा, तो उसमें बताया जाता है या तो पहले से डिसाइड होता है कि भाई इस तिथि से ये लागू हो जाएगा, या फिर उसको सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि सरकार जब भी अधिसूचना जारी करे राजपत्र में तब से ये प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नाम, पहला बात क्या है, इस अधिनियम का नाम क्या होगा, दूसरा ये कहां पर लागू होगा, और प्रारंभ कहने का मतलब ये कब से लागू होगा। ये तीन बातें अध्याय 1 के अंतर्गत धारा 1 में लिखी गई हैं। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहला इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 है। दूसरा, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है और यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त होगा। अब तीसरा पॉइंट तो छूट गया हमसे, तीसरा पॉइंट तो हमसे छूट गया। हमने दो चीजें देखी कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915। दूसरा देखा हमने विस्तार कि कहां पर लागू होगा, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होगा। लेकिन तीसरा हमने प्रारंभ तो देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो ये क्या है, प्रारंभ कब से, तो चूंकि अगर अभी नया कोई अधिनियम बनता है, अभी जैसे मान लीजिए 2024 में कोई अधिनियम बना तो पता चला 1 जनवरी 2025 से इसको लागू करेंगे। 2026 में कोई अधिनियम बना तो पता चला 1 जनवरी 2027 से इसको लागू करेंगे, ऐसा अधिनियम में बताया गया। या फिर राज्य सरकार इसको अधिसूचना के द्वारा घोषित करी कि मैं इसको 1 जनवरी 2028 से 27 से हम लोग लागू करने जा रहे हैं। लेकिन ये अधिनियम तो पहले से बन चुका है, 1915 में ही बन चुका है। तो कुल मिला के ये अधिनियम तो पहले से लागू था। कब से लागू था, 10 अप्रैल 1915 से। ठीक है, 10 अप्रैल 1915 से यह अधिनियम लागू था। तो इस वजह से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह अधिनियम कब से लागू है, 10 अप्रैल 1915 से ही लागू है। चूंकि इसी अधिनियम को एमपी गवर्नमेंट ने लिया, फिर इसी अधिनियम को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लिया। तो अगर कहें कि इस अधिनियम का नाम परिवर्तन कहने का मतलब जहां पे मध्य प्रदेश लिखा था वहां पे छत्तीसगढ़ कब लिखा गया, तो आप बोलेंगे 5 दिसंबर 2000 से, 5 दिसंबर 2000 से।
अगर बोलेंगे छत्तीसगढ़ में लागू कब से था तो आप बोलेंगे 10 अप्रैल 1915 से। क्लियर होगा? नहीं क्लियर है तो मैं आपको फिर से पीछे वाले पेज पे ले चलता हूं, इस वाले पेज पे ले चलता हूं। देखिए दो बातें हैं, अधिनियम के लागू होने के विषय में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। पहला बात, इसको आपको समझाने की बात अगर मैं कहूँ, मान लेते हैं ये एक नक्शा है, ठीक है, ये एक नक्शा है, ये नक्शा है मध्य प्रदेश का, एमपी का, ठीक। अब एमपी से कट के कोई अधिनियम बना क्या? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लिए बना, तो छत्तीसगढ़ को ऐसे काट देता हूं, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। पहले ये पूरा एमपी था, अब ये छत्तीसगढ़ यहां पे कट के बन गया, ठीक। 10 अप्रैल 1915 को जब ये अधिनियम पारित हुआ, लागू हुआ, तो कहां पर लागू था? पूरे भारत में लागू था, पूरे भारत के हर राज्य में लागू था, ठीक है। चलिए, यह पहला बात हुआ। दूसरी बात, उसको एमपी ने अडॉप्ट किया, तो एमपी ने क्या कहा कि हम जहां पर भी कुछ दूसरे राज्य का नाम लिखा होगा वहां पे मध्य प्रदेश एमपी लिख देंगे। एमपी बना तो एमपी ने एमपी लिख दिया। अब एमपी से छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ ने कहा कि ठीक है, हम उसी अधिनियम को लागू कर रहे हैं, जहां पे एमपी है उसको काट के हम छत्तीसगढ़ लिख देंगे, ठीक। तो एमपी को काट के छत्तीसगढ़ कब लिखा गया? तो ये था 5 दिसंबर 2000। एमपी में तो कब से लागू होगा? 10 अप्रैल 1915 से ही लागू रहा होगा ये, ठीक है। चलिए, एमपी की क्लास अगर पढ़ते, मध्य प्रदेश की क्लास अगर पढ़ते, तो हम लोग ये भी देखते कि मध्य प्रदेश ने इस अधिनियम में नाम परिवर्तित करके कब से अपने यहाँ लागू किया, ठीक। मध्य प्रदेश भी तो नया राज्य बना ना, तो मध्य प्रदेश ने नाम परिवर्तित करके कब से इसको अपने राज्य में लागू किया वो पढ़ते। लेकिन अभी चूंकि हम छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे छत्तीसगढ़ ने इसको कब से नाम परिवर्तित किया, तो 5 दिसंबर 2000 से नाम परिवर्तित किया। अगर आप बोलें कि यह अधिनियम छत्तीसगढ़ में लागू कब से था या कब से है, तो 10 अप्रैल 1915 से है। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक ये बातें समझ में आ गई होंगी। अभी तक हमने देखा संक्षिप्त नाम, तो संक्षिप्त नाम हमने देख लिया, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने देख लिया कि ये कहां पर लागू हुआ, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, ठीक। और दूसरी बात, ये कब से प्रारंभ है, तो हम बोलेंगे कि 10 अप्रैल 1915 से ही लागू है, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाग में तो लागू था। मध्य प्रदेश की जगह पे छत्तीसगढ़ नाम कब परिवर्तित कर दिया गया, तो आप बोलेंगे 5 दिसंबर 2000 को, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस इतना ही, जितना आसान पढ़ा रहा हूं इतना ही आसान पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब दूसरा बात देखें। दूसरा बात जो है वो है दूसरी धारा से शुरू होगी। इस दूसरी धारा में परिभाषाओं के विषय में बताई गई। परिभाषाओं के विषय में अभी ध्यान रखिएगा, अध्याय 1 के अंतर्गत हमने कौन कौन सी धारा पढ़ी? अध्याय 1 के अंतर्गत हमने पढ़ा धारा 1, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि संक्षिप्त नाम क्या है, दूसरा विस्तार क्या है, और तीसरा कब प्रारंभ क्या है, यानी कब से लागू होगा। तो लागू तो पहले से ही है, तो इस वजह से उस डेट को हमने नहीं पढ़ा, मतलब आगे वाला डेट नहीं आया कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद वाला डेट नहीं है, इसमें पहले का ही डेट है। अब इसी अध्याय 1 के ही अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे धारा 2। इसको क्या बोलते हैं? परिभाषा बोलते हैं। परिभाषा बोलने का मतलब क्या है कि धारा 2 में परिभाषाएं बताई होंगी, शब्दों के मीनिंग बताए गए होंगे, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, जैसे मदिरा, जैसे शराब, जैसे भांग, तो इन शब्दों की मीनिंग क्या है, क्या समझा जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत उस शब्द को। जैसे मान लेते हैं सजा का प्रावधान है, तो 5 वर्ष की सजा, तो 5 वर्ष की सजा के अंतर्गत कठोर कारावास है, साधारण कारावास है, सजा जुर्माने में परिवर्तित हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या होगा, कैसे होगा, उन सब विषयों पर इस पर बात की जाएगी धारा 2 में। तो धारा 2 के अंतर्गत क्या है? परिभाषाएं हैं, एक एक शब्द की परिभाषा हम देखेंगे।
सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं क्या है, बियर की। तो बियर की परिभाषा कहता है कि बियर में एल, स्काउट, पोर्टर, ये क्या है, शराब के नाम है, शराब के नाम है, ठीक। एल, स्काउट, पोर्टर तथा ऐसी अन्य समस्त किण्वित मदिराएं सम्मिलित हैं। किण्वित मदिराएं मतलब जिस मदिरा को फर्मेंटेशन करके बनाया गया है। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि बियर कैसे बनता है, हड़िया कैसे बनता है, तो फर्मेंटेशन करके बनता है ना, उसमें हड़िया गोटी डाला जाता है, फिर उसको ढक दिया जाता है, वो एक तरीके से क्या होता है, किण्वित होता है, उससे बनाते हैं बियर या फिर हड़िया, वैसे ही बियर बनता है। तो उसी को बोला गया है कि बियर का मतलब ऐसा है, कुछ तो नाम दे दिया, एल, स्काउट और पोर्टर है, और यहां से नाम दे देगा, आपको पूछ लेगा, प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अनुसार निम्न में से कौन सा बियर नहीं है, बियर नहीं, और ऑप्शन दे देगा, पहला एल, दूसरा स्टाउट, तीसरा पोर्टर, और चौथा दे देगा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए, या आपसे कुछ कथन वाले प्रश्न दे देगा, बियर का मतलब क्या है, तो समस्त किण्वित मदिराएं जो कि बियर के अंतर्गत आती, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जो साधारणतया यानी इन जनरल माल्ट से बनाई जाती है, ठीक। बियर का मतलब क्या है, ऐसी किण्वित मदिराएं जो माल्ट से बनाई जाती हैं, और उन मदिराओं के नाम भी लिखे गए हैं, 3 प्रकार के मदिरा, एल, स्टाउट और पोर्टर, एल, स्टाउट और पोर्टर, ठीक है। तो ऐसी मदिरा जो कि किण्वित करके बनाई जाएगी, फर्मेंटेशन करके बनाया जाएगा, और साधारणतया माल्ट से बना होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बियर बोलेंगे। तो बियर की परिभाषा के अंतर्गत 2-3 पॉइंट है। पहला, तो बियर का परिभाषा के अंतर 2-3 पॉइंट है, उसमें पहला क्या है, नाम बताया गया है, क्लियर कट, कि ये सब चीज जो होगी, एल होगा, स्काउट होगा, पोर्टर होगा, शराब के ऊपर लिखा रहता है कि एल है, स्काउट है, पोर्टर है। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आवश्यक रूप से बियर है, ठीक है, यानी नाम बताया गया है। दूसरा बात बताया गया है कि और एक विशेषता बता देते हैं कि एक किण्वित करके बनाई जाएगी, फर्मेंटेशन करके बनाई जाएगी। किण्वित का मीनिंग है क्या है, पहले वीडियो में बताया हूं, फर्मेंटेशन करके बनाई जाएगी। और तीसरा बात क्या कहता है कि ये माल्ट से बनी होगी। अगर आपसे सामान्य तौर पर पूछा जाए, आप इसके नाम को भूल जाएं, आपसे सामान्य तौर पर पूछा जाए कि कोई ऐसी मदिरा जो किण्वित करके बनाई गई है, फर्मेंटेशन करके बनाई गई है, और वो सामान्य तौर पर माल्ट से बनी हुई है, तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे बियर है, क्लियर है। अब एक सवाल आपके मन में बहुत उमड़ के आ रहा होगा कि सब तो बात ठीक है, मैंने एक वैरायटी भी जान ली कि एल है, स्टाउट है और पोर्टर है, ये तो ठीक है, कहीं पे लिखा होगा तो मैं मान जाऊंगा वो बियर है। दूसरी बात मैं ये भी जान लिया कि किण्वित करके बनाई जाएंगी, यानी फर्मेंटेशन करके बनाया जाएगा, सड़ा के बनाया जाएगा, ये भी बात जान गए। लेकिन ये माल्ट क्या है, माल्ट क्या है, क्या है माल्ट? तो माल्ट कहने का मतलब क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। नहीं तो परिभाषा अगर देखिए, पूरे अधिनियम को आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर उसमें बात क्या लिखी हुई है, तो उस बात के मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा। और उस बात के मीनिंग को समझने के लिए आपको परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए परिभाषा जो है ना, वो परिभाषा क्लियर कट आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके एक एक शब्द के मीनिंग को समझना पड़ेगा। तो बियर के अंतर्गत जो माल्ट से बनी होती है, उसको क्या मतलब है, उसका मतलब है कि किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसमें गर्म हवा की सहायता से सूखने से उत्पाद प्राप्त को माल्ट कहते हैं। यानी कोई भी अनाज है, जैसे चावल है, उसको अंकुरित कराए
और फिर उसको हवा में सुखाए, अब वो क्या बन गया, माल्ट बन गया। ठीक है, अब आपको मन में विचार में आ रहा होगा कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि जो हड़िया बनता है या फिर जिसको कोसना बोलते हैं, चाहे बियर बनाने की प्रक्रिया मैंने बताया, उसमें तो मैंने बताया था कि चावल को उबाल दिया जाता है, उसमें तो कहीं मैंने बताया ही नहीं कि अंकुरित कर दिया जाता है। तो देखिए, जब किसी अनाज को अंकुरित किया जाता है, फिर उसको फर्मेंटेशन कराया जाता है, किण्वित कराया जाता है, यानी सड़ाया जाता है, तो सड़ने में क्या लगता है, समय जो है थोड़ा ज्यादा लगता है। तो इस समय ज्यादा से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, उस अन्न को, उस चावल को या फिर गेहूं को, जिससे भी बनाना है आपको, बियर चाहे हड़िया बनाना है, उसको क्या करते हैं, उबाल देते हैं। क्यों उबालते हैं, ताकि समय कम लगे। मैंने उसमें भी तो बताया था कि आपको चावल को अध पका उबाला जाएगा, फिर सुखाया जाएगा, ठीक है, हवा में सुखाया जाएगा। तो जैसे अंकुरित कराया जाएगा, फिर गर्म हवा में सुखाया जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर आपको प्रक्रिया को तेज करना है तो चावल को क्या कर देते हैं, उबाल देते हैं। अगर आपको आराम से बनाना है तो क्या करेंगे, अन्न को अंकुरित करेंगे, अंकुरित करके फिर आप जैसा ही मतलब अंकुरित करके सुखाएंगे, और उसके बाद की प्रक्रिया सेम होगी जो पहले वाले वीडियो में बताया था। क्लियर है। चलिए दूसरी बात देखिए, दूसरा परिभाषा है, पहला परिभाषा हमने देखा बियर का, दूसरा परिभाषा देखेंगे बोतल भरना, यानी उसकी पैकेजिंग। जब शराब बन गया तो शराब की पैकेजिंग कैसे होगी, उस विषय में बात की गई। तो बोतल भरना से अभिप्रेत है विक्रय के प्रयोजन के लिए मदिरा को मंजूषा या अन्य बर्तन में से किसी बोतल, किस घड़े, कुप्पी या अन्य समरूप पात्र में अंतरित करना, और बोतल भरने के अंतर्गत बोतल का पुनः भरा जाना भी शामिल है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया। कहना यह चाहता है कि ये परिभाषा क्यों लिखी गई। सामान्य तौर पर तो हमारे गांव में जो लोग पीते हैं तो खुद बोतल भर के दे देते, मतलब बनाते हैं। तो बस 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, वॉशरूम से आ रहा हूं, फिर इसको मैं क्लियर करता हूँ। चलिए, मैं आपको बता रहा था कि बोतल भरने से क्या मतलब। सामान्य तौर पर जो कंपनी बनाएगी किसी शराब को, या कोई व्यक्ति शराब बनाएगा तो खुद से ही बोतल में भर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, कई जगह आप देखे होंगे ना, मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय, यानी मैन्युफैक्चर्ड बाय कोई दूसरी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है, और कोई दूसरी कंपनी उसको मार्केट कर रही, मतलब बेच रही। ऐसा होता है, वाइट लेबल मार्केटिंग इसको बोला जाता है। यानी कोई प्रोडक्ट बना दिया जाएगा, उसमें कोई लेबल नहीं लगा होगा, और दूसरी कंपनी अपना लेबल लगा करके बेचेगी। ऐसा होता है, ठीक। तो इसी वजह से यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि बोतल भरना का मतलब क्या है। बोतल भरने का मतलब यह है कि जो भी शराब ज्यादा मात्रा में बना, जैसे कोई कंपनी है जो एक दिन में 1 लाख या फिर 1000 लीटर शराब बना रही है। जब कोई कंपनी एक दिन में 1000 लीटर शराब बना रही है, तो जरूरी तो नहीं कि वही कंपनी पैकेजिंग करके बेचे। हो सकता है वो कंपनी शराब बनाए और किसी दूसरी कंपनी को बेच दे। अब दूसरी कंपनी क्या करेगी, उसको छोटे छोटे बोतल में भर के अपना लेबल चिपका करके बेचेगी। तो इसी वजह से इसमें साफ साफ लिखा गया है कि बोतल भरने का मतलब क्या है, कि विक्रय के प्रयोजन के लिए, मतलब बेचने के उद्देश्य से मदिरा को
मंजूषा या किसी अन्य बर्तन में से, मंजूषा मतलब एक बड़ा पात्र, ठीक है, बड़े पात्र से किसी छोटे बोतल में भरना, घड़े कुप्पी में भरना या अन्य समरूप पात्र यानी छोटे पात्र में भरना क्या होगा, बोतल भरना कहलाएगा। दो बातें यहां पे ध्यान रखिएगा। पहला बात यह है, दो बातें क्या है, दो तीन बातें हैं। पहला बात क्या है, बोतल भरने का मीनिंग क्या है। सबसे पहला बात क्या है कि विक्रय के प्रयोजन से भरा जाना चाहिए, यानी बेचने के उद्देश्य से भरा जाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा बात यह है कि किसी बड़े बर्तन में वो शराब होना चाहिए और उसको किसी छोटे बर्तन जैसे बोतल, घड़े कुप्पी या अन्य छोटे बर्तन में भरा जाना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, बोतल भरना कहा जाएगा। समझ गए, बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में शराब को भरना और भरने का उद्देश्य एकमात्र हो कि उसे बेचना है, तो अब क्या कहेंगे, उसको बोतल भरना कहा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखें, मुख्य राजस्व प्राधिकारी की बात की जाएगी। मुख्य राजस्व प्राधिकारी से अभिप्रेत ऐसा प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मुख्य राजस्व प्राधिकारी घोषित किया गया हो। कुल मिला के इस अधिनियम के अंतर्गत एक मोटा मोटी और बात बता दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत जो भी अधिकार होंगे, चूंकि ये अधिनियम छत्तीसगढ़ के लिए है, तो जो भी अधिकार होंगे वो किसके पास होंगे, छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के पास ही होंगे। तो इसके अंतर्गत जो भी नियुक्तियां होंगी, जो भी सजा का प्रावधान, कुछ भी चीजें परिवर्तित होगी, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत ही आएगी। एक मोटा मोटी आइडिया मैंने आपको बता दिया। इसलिए कभी कभी एग्जाम में ना चीजें याद नहीं आती, और जब एग्जाम में चीजें याद नहीं आती तो फिर क्या होता है, गड़बड़ हो जाती। तो उस समय पे ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में आबकारी से संबंधित जो भी नियमावली बनाई जाएगी, आबकारी चूंकि राज्य सरकार का विषय भी है, यानी राज्य सरकार ही इस विषय में कानून बनाती है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। तो आबकारी से संबंधित जो भी कानून बनाया जाएगा, नियुक्ति वगैरह किया जाएगा, सब किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे एक शब्द है मुख्य राजस्व अधिकारी, और इस मुख्य राजस्व अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है पूछ लेगा, या फिर मुख्य राजस्व अधिकारी कौन होता है पूछ लेगा। दोनों बातें, कौन करता है, राज्य सरकार करती है मुख्य राजस्व अधिकारी की नियुक्ति, या मुख्य राजस्व प्राधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। अब मुख्य राजस्व अधिकारी कौन होगा, तो इस विषय में राज्य सरकार जिसको नियुक्त कर दे वही मुख्य राजस्व अधिकारी होगा। क्लियर है। चलिए अगला बात देखें, चौथा पॉइंट देखें। चौथा पॉइंट कहता है सामान्य मदिरा गृह क्या होगा, सामान्य मदिरा पान गृह क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई ऐसा स्थान जहां मदिरा पान ऐसे स्थान का स्वामित्व रखने वाले या उपयोग करने वाले या उसे रखने वाले या उसकी देखभाल या उसका प्रबंध करने वाले या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के लाभ या प्राप्ति के लिए अनुज्ञात किया गया है, चाहे वह उस स्थान का उपयोग के लिए प्रभार के रूप में हो या दी गई मद्यपान की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए हो, अन्यथा किसी रूप में हो। कुल मिला के ये बात कहना ये चाहता है कि ऐसा कोई भी स्थान जिसको कि राज्य सरकार मदिरा पान गृह के रूप में लाइसेंस दे दी। क्या बोला मैंने, ऐसा कोई भी स्थान जिसको राज्य सरकार मदिरा पान गृह के रूप में लाइसेंस दे दे, अर्थात वहां पर लोग बैठें और शराब का सेवन करें, जैसे बार होता है ना जहां पे लोग पीते हैं बैठ के, तो राज्य सरकार जिसको लाइसेंस दे जिस स्थान को, वो क्या हो जाएगा, मदिरा पान गृह हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहां पे लिखा है साफ साफ कि मदिरा पान गृह अभिप्रेत ऐसे स्थान से है जो व्यक्ति अनुज्ञात किया जाता है, यानी अनुज्ञात किया जाने मतलब लाइसेंस दिया जाता है। ठीक, चलिए क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखें,
अब एक शब्द है विप्रकृत, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में डीनेचर्ड। सामान्य तौर पर आपको समझ में भी आ गया होगा। डीनेचर्ड का मतलब क्या है? डीनेचर्ड का मतलब है मानवीय उपयोग के ऐसी रीति से अनुपयुक्त किया जाना जो राज्य सरकार इस विहित की जाए। मतलब डीनेचर्ड कहने का मतलब कोई ऐसा वस्तु जिस वस्तु को राज्य सरकार कहे कि मानव के उपयोग के लायक नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? राज्य सरकार ने इसको विप्रकृत कर दिया या डीनेचर्ड कर दिया, यानी वस्तुओं का लिस्ट दे देगा कि ये राज्य इसको लोगों को उपयोग नहीं किया जाना चाहिए या नहीं करने देना है, तो उसका कोई बिक्री नहीं करेगा, कोई परिवहन नहीं करेगा, कोई निर्माण नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए अगला बात देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन 5वां नंबर पॉइंट जो मैंने बताया, डीनेचर्ड करने का मतलब राज्य सरकार किसी वस्तु को कहे कि इसको उपयोग नहीं किया जाना। मतलब कल के दिन अगर राज्य सरकार चाहे तो इसी अधिनियम के अंतर्गत कहे कि शराब को हम डीनेचर्ड कर रहे हैं, शराबबंदी सुनते हैं ना, शराब को हम डीनेचर्ड कर रहे हैं यानी विप्रकृत कर रहे हैं, या हम भांग को डीनेचर्ड कर रहे हैं, हम गांजा को डीनेचर्ड कर रहे हैं यानी विप्रकृत कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब शराब बिक्री नहीं होगी, शराबबंदी हो गई। मतलब इस परिभाषा का उपयोग करने के लिए कहीं पर अधिनियम में बताया गया होगा कि राज्य सरकार इस अधिनियम की मतलब इस अधिनियम के इस धारा के अंतर्गत किसी को डीनेचर्ड करेगी, तो आगे पढ़ेंगे। लेकिन डीनेचर्ड का मतलब क्या है? उस वस्तु के उत्पादन, उस वस्तु के बिक्री, उस वस्तु के उपभोग आदि पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाना डीनेचर्ड। अगला बात देखें, आबकारी कर योग्य वस्तु से क्या मतलब है? पहला, आबकारी कर योग्य वस्तु में पहला बात है मानवीय उपयोग के लिए कोई भी अल्कोहलीय या मदिरा किसमें आएगा? आबकारी कर योग्य वस्तु। यानी आबकारी कर योग्य वस्तु का मतलब क्या है? ऐसा वस्तु जिस पर आबकारी विभाग टैक्स लगा सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर आबकारी विभाग टैक्स लगा सकता है, उस विषय पर है ये पॉइंट। तो पहला कि कोई भी अल्कोहल मदिरा जो कि मानवीय उपयोग के लिए हो। अब देखिए, अल्कोहल मदिरा मानवीय उपयोग के लिए होने का मतलब क्या है? आप लोग तो सभी जानते हैं भाई, अल्कोहल है, शराब है, कोई मदिरा है तो उसको मानव ही पीता है, कोई जानवर तो पीता नहीं है। आयगर मध्य मैगर माते ऊपर झूले अंडा है बोझले बबूढ़े भंडा, ऐसा तो कोई बात नहीं। ठीक है कि कोई हाथी वाथी पी रहा है, वैसा कोई भी बात नहीं, मानव ही पीता है। तो फिर यहाँ पे लिखना मानवीय उपयोग के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अल्कोहल केवल, मदिरा केवल मानव के उपभोग के लिए काम नहीं आती। मदिरा का उपयोग दवाइयों के रूप में भी होता है, जैसे स्प्रिट हाथ साफ करने के लिए, उसको आप मदिरा मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे। है तो एक्चुअल में अल्कोहल ही है लेकिन मदिरा नहीं है। तो क्या हुआ? मानवीय उपयोग कहने का मतलब जिसको मानव पिए। दूसरा, कोई भी मादक औषधि। तीसरा, ग नंबर पॉइंट, मादक द्रव्य या मनोतेजक पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 2 के खंड 15 में यथा परिभाषित अफीम और उसके खंड 18 में परिभाषित। इसका मतलब क्या है? पहला बात तो क्या है? पहला बात, कोई भी शराब जिसको मानव पीता है उस पर टैक्स लगाया जा सकता है, आबकारी कर। दूसरा, कोई भी मादक औषधि है उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है, आबकारी कर। तीसरा बात क्या कहता है कि ऐसा कोई अफीम वाली बात हो, गांजा अफीम सुनते हैं ना, वही अफीम, अगर अफीम है तो उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। क्लियर है? अच्छा, तीसरी बात जो है उसमें लिखा गया है मादक द्रव्य एवं मनोतेजक पदार्थ अधिनियम 1985। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, जैसे हमने आबकारी अधिनियम पारित किया है ना, वैसे ही केंद्र सरकार में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है, आपको पढ़े होंगे। तो जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है ना, वो इसी अधिनियम के अंतर्गत चलता है। ठीक, तो मादक द्रव्य मनोतेजक पदार्थ अधिनियम कहने का मतलब क्या है? जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जिस अधिनियम के अंतर्गत चलता है वो अधिनियम की बात कर रहा है।
केंद्र सरकार ने भी एक अधिनियम बनाया जिसको ये नाम दिया गया मादक द्रव्य मनोतेजक पदार्थ अधिनियम 1985, और इस अधिनियम में बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें निषिद्ध होगी, कौन कौन सी चीज़ें निषिद्ध नहीं होंगी। उसको हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बस यही समझ के रखिए कि 3 चीज़ें हैं। पहला शराब है जिसको मनुष्य पीता है, दूसरा कोई मादक औषधि है, और तीसरा अफीम है। बस, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखें, आबकारी शुल्क तथा प्रति शुल्क का क्या मतलब है। ठीक, ये सब चीजें अभी ध्यान में आएगा। जैसे कल वाला वीडियो आज रिलेट कर रहे हैं ना, वैसे ही ये परिभाषा पूरा अधिनियम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपका अधिनियम खत्म नहीं होता। ठीक है, तो ये परिभाषा आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो परिभाषा को ध्यान से देखते जाइए। आबकारी शुल्क और प्रति शुल्क से क्या मतलब, यथास्थिति कोई भी ऐसा आबकारी शुल्क या प्रति शुल्क जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में प्रविष्ट में वर्णित है। अब 2 बातें हैं, आबकारी शुल्क और प्रति शुल्क का मतलब क्या। आबकारी शुल्क कहने का मतलब यह है कि किसी भी आबकारी वस्तु के पीछे कोई शुल्क लगाया जाए, कोई फीस लगाया जाए। ठीक, जैसे आप कोई मान लेते हैं आप लाइसेंस लेना चाहते हैं कि मैं शराब का दुकान खोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए पीछे आपको शुल्क लगेगा, उसके लिए वही शुल्क की बात कर रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पे जो लिखा है संविधान की 7वीं अनुसूची में प्रविष्ट 51 में, तो 51 में क्या लिखा गया है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 तरीके के विषय बताए गए, मुख्य रूप से 4 तरीके के विषय। कौन कौन से 7वीं अनुसूची के विषय कौन कौन से हैं। पहला तो है जिसको हम कहते हैं केंद्र सूची, दूसरा कहते हैं जिसको कहते हैं राज्य सूची, तीसरा है जिसको कहते हैं हम समवर्ती सूची, चौथा है जिसको कहते हैं हम अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, ठीक। अब ये सूची में बड़ा हुआ ना, ठीक। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में 4 प्रकार की सूचियां बताई गई। पहला केंद्र सूची की बात करें तो केंद्र सूची में क्या है, कुछ विषय बताए गए हैं जिस विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको होगी वो बताया गया है। तो केंद्र सूची के अंतर्गत जो भी टॉपिक, जो भी विषय लिखे गए हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची के अंतर्गत जो भी कानून, जो भी विषय लिखे गए हैं उस पर कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। वैसे ही समवर्ती सूची पर के विषय में कोई टॉपिक, समवर्ती सूची के अंदर कोई टॉपिक लिखा गया है, कोई पॉइंट लिखा गया है, कोई विषय लिखा गया है, तो इसमें कानून कौन बनाएगा, केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के कानून बनाने में कोई बाधा आती है, मतलब राज्य सरकार कहती है कि नहीं मैं ऐसा कानून बना चाहता हूँ, केंद्र सरकार कहती है मैं वैसा कानून चाहता हूँ, तो किसका कानून मान्य होगा, केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक, चल। तीसरा है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची जो है जिसमें ऐसी सूचियां हैं, जब संविधान लागू हुआ ना, जब संविधान बना तो संविधान में पॉइंट टू पॉइंट लिख दी गई सूचियां। ठीक है, सब पॉइंट टू पॉइंट लिख दी कि केंद्र किस किस पर कानून बनाएगा, राज्य किस पर बनाएगा। समवर्ती सूची यानी केंद्र और राज्य दोनों किस पर कानून बना सकते हैं, ऐसा बना दिया गया। लेकिन उस समय इंटरनेट तो था ही नहीं, अब इंटरनेट नया आ गया, अब इस पर कौन कानून बनाएगा, तो उसमें लिख दिया गया कि अवशिष्ट सूची के अंतर्गत लिखा गया कि ऐसा कोई विषय जो केंद्र सूची में शामिल नहीं है, राज्य सूची में शामिल नहीं है और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, या ऐसा कोई विषय जो नया आएगा, उन सब विषयों पर कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार बनाएगी। ये पूरी कहानी कहने का मतलब ये है कि अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये आबकारी है चाहे शराब है, ये किसका विषय है, राज्य सूची का विषय। अब आपको ये पता चल गया होगा, चूंकि ये राज्य सूची का विषय है, इसका मतलब इस पर कानून कौन बनाएगी, केवल और केवल राज्य सरकार बनाएगी। ठीक, तो ये जो 51 नंबर लिखा गया है ना 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत 51 नंबर जो लिखा गया, इसमें 2 बातें लिखी गई। पहला बात लिखा गया है कोई सामान्य मदिरा, कोई शराब। दूसरा कोई ड्रग यानी कोई दवा, या फिर जिसको बोल सकते कोई मादक पदार्थ। इन सब विषयों पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा, ऐसा इस पर लिखा गया। यानी उस पर टैक्स वगैरह लगा सकता है कौन, राज्य सरकार लगाएगा। ये लिखा गया पॉइंट नंबर 51 में, 51 में। इसमें 2 बातें छोड़ दी गई। पहला, ऐसा कोई
मादक पदार्थ जो कि दवा के लिए उपयोग हो रहा है, यानी लोगों के चिकित्सा के लिए उपयोग हो रहा है, उस पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं होगा। दूसरी बात, एक और बात लिखी गई इसी में कि यदि कोई अल्कोहल यानी मादक पदार्थ का उपयोग टॉयलेट की सफाई में हो रहा है, उस पर भी राज्य सरकार शुल्क नहीं लगा सकती। तो कुल मिला के जो मादक पदार्थ हैं, लिक्विड जो मादक पदार्थ जैसे शराब है, और जो सामान्य मादक पदार्थ जैसे गांजा, भांग, अफीम, चरस, ये सब चीजें, इन दो विषयों पर राज्य सरकार शुल्क लगा सकती है। यही बात ये बताता है पॉइंट नंबर 6 का। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बात करें। अबकारी अधिकारी से मतलब क्या है? अबकारी अधिकारी से अभिप्रेत कलेक्टर या कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो धारा 7 के अधीन नियुक्त किया जाएगा। इसको नियुक्त कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। सामान्य तौर पर अबकारी अधिकारी कौन होगा? कलेक्टर होगा। अगर कलेक्टर नहीं है, अबकारी अधिकारी, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा बताएगी कि अबकारी अधिकारी कौन माना जाएगा। अगला देखें, अबकारी राजस्व, इसका मतलब क्या है? अबकारी राजस्व से अभिप्रेत है वह राजस्व जो इस अधिनियम या मदिरा अथवा मादक औषधियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन आरोपित किए गए, आदेशित किए गए या तय किए गए पाए जाते हैं। इसमें शुल्क, फीस, शास्ति, संदाय, ये सब शामिल है। ठीक, अबकारी राजस्व में क्या शामिल है? किसी भी प्रकार का शुल्क लगाया जाता है, फीस लगाया जाता है अबकारी से संबंधित, मतलब जैसे शराब वगैरह में कोई फीस लगाया जाता है। शास्ति मतलब कोई सजा दी जाती है किसी को। मान लीजिए किसी के पास लाइसेंस नहीं है, 8 बजे तक दुकान खोलने का लाइसेंस है शराब की दुकान, वो 10 बजे तक खुला। अब कोई गया अबकारी अधिकारी, जैसे यहाँ पे कलेक्टर है, और कलेक्टर गया उसके ऊपर फाइन लगा दिया 50,000 रुपये का। अब 50,000 रुपये का जो फाइन है वो किस में आएगा? अबकारी राजस्व में आएगा। संदाय, मान लेते कोई एक ठेका लिया कोई व्यक्ति, जैसे मैंने ही ठेका लिया। अब मैंने बोला कि ठीक है, मैं ठेका लेने का जो फीस है वो मतलब जो चार्ज है वो है 10 लाख रुपए। मेरे पास अभी 3 लाख रुपए, मैं 3 लाख रुपए जमा कर दिया। अब जो 7 लाख रुपए बचा वो क्या है? संदाय है मेरा, मेरे को देना पड़ेगा। तो वो सब चीजें किस में आएंगी? अबकारी राजस्व में आएंगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि न्यायालय किसी के ऊपर अगर जुर्माना आरोपित करती है अबकारी से संबंधित, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई शराब की दुकान थी, 8 बजे तक उसका लाइसेंस था, वो 10 बजे तक खोला, कलेक्टर मौके पे पहुंचा, फाइन काट दिया, वो क्या हो गया? वो हो गया आपका शास्ति, मतलब सजा मिल गई उसको वो 50,000 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन शराब की दुकान 8 बजे तक खुलना था, 9 बजे तक, 10 बजे तक खुला। अब वहां पे कोई आदमी आया, कुछ लोग, और पीने खाने लगे, और पीने खाने के बाद मारपीट, लड़ाई हो गई। अब क्या हो गया? क्रिमिनल केस हो गया। अगर एक क्रिमिनल केस हो गया तो फिर कहाँ जाएगा? ये न्यायालय में जाएगा। तो न्यायालय ये देखेगा कि भाई ये मारपीट हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन उसने उतने समय तक दुकान क्यों खोली? ये भी तो नियम के विरुद्ध है। दुकानदार ने 10 बजे तक दुकान क्यों खोली? ये भी तो नियम के विरुद्ध है। इसके ऊपर लगाओ 1 लाख रुपए का फाइन। 1 लाख रुपए का फाइन लगा दिया। अब 1 लाख रुपए का फाइन लगाया, वो क्या होगा? न्यायालय द्वारा जुर्माना आरोपित किया गया है, न कि उसको शास्ति मिली है। ध्यान रखेंगे, शास्ति जो है सजा दो देगा, मतलब जो एक तरीके से क्या बोलते हैं, हर्जाना, या फिर एक तरीके से अल्टीमेटम देने वाला काम जो है वो किसका है? प्रशासन का है। तो प्रशासन में राजस्व अधिकारी आया, कलेक्टर, इसीलिए उसने उसके ऊपर शास्ति लगाया। लेकिन दूसरी बात, जुर्माना जो है वो जुर्माना क्या है? जुर्माना एक तरीके से न्यायालय का काम है। तो न्यायालय का काम वाला जो होगा वो अबकारी राजस्व में शामिल नहीं होगा। निर्यात का क्या मतलब है? निर्यात का मतलब यह है कि कोई भी मादक पदार्थ जो हमारे राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा वो निर्यात होगा। दूसरा बात क्या है? दूसरे राज्य में जाए चाहे दूसरे देश में जाए, सभी निर्यात ही माने जाएंगे। अब आयात कहें तो आयात का मतलब यह है कि भारत सरकार जो भी वस्तुएं मंगाएगी, मान लेते हैं भारत सरकार का कोई प्लांट है छत्तीसगढ़ में जो कि दवाइयों के लिए शराब बनाती है, मतलब शराब का उपयोग दवाइयों के रूप में करती है। अब वो शराब मंगा ली स्विट्जरलैंड से, अब उसमें छत्तीसगढ़ सरकार क्या होगी?
आयात ड्यूटी लगा सकती है क्या? नहीं लगाएगी। आयात कर लगाएगी? नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार को छोड़ करके लिखा गया है यहाँ पे, ठीक, भारत सरकार को छोड़ करके, ठीक। केंद्र सरकार द्वारा यथा परिभाषित सीमा शुल्क और बाकी जो अगर कोई बाकी उसके अलावा जो भी शराब आएगा उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, ये कहना चाहते हैं। अगला देखें, मादक द्रव्य से क्या मतलब है? तो मादक द्रव्य से मतलब है कोई भी मदिरा या मादक औषधि। मादक औषधि से क्या मतलब है? तो पहला, मादक औषधि का मतलब क्या है? भारतीय भांग का पौधा, मैंने बताया था कैनाबिस सैटिवा, जिससे क्या बनता है? भांग बनता है, गांजा बनता है उसी से, और उसी से बनता है चरस, जो रगड़ करके बनाया जाता है, ऐसे से निकाल के काला काला, आपको बताया, ठीक, चरस। तो मादक औषधि से मतलब क्या है? भारतीय भांग या कैनाबिस सैटिवा एल की पत्तियों, छोटे डंठलों और फूलों और फलने वाले सिरे या उसके भांग, सिद्धि या गांजा के नाम से ज्ञात समस्त रूप। दूसरा पॉइंट देखें, ये 3 के अंदर सामने दो के सामने डॉट 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 लगा है, मतलब ये विलोपित कर दिया गया, अब इसको नहीं पढ़ना है। तीसरा नंबर पॉइंट देखें कि निष्प्रभावी पदार्थ सहित रहित मादक औषधि या उपयुक्त रूपों में किसी भी रूप का मिश्रण या उससे तैयार किया गया कोई पेय, कोई भी ऐसी मादक या स्वपाक वस्तु जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मादक औषधि घोषित करे, वो सब क्या हो जाएंगे? मादक औषधि के अंतर्गत आएंगे। तो 3 पॉइंट है, पहला गांजा, भांग, ये सब चीजें मादक औषधि में आएंगी। दूसरा, गांजा भांग कोई नहीं बेच रहा है, मान लेते हैं कोई गांजा नहीं बेच रहा, कोई भांग नहीं बेच रहा है, अब भांग या फिर गांजा को कुछ परिष्कृत कर दिया, परिष्कृत करके नए रूप में बेच रहे हैं। मान लीजिए गांजा से कुछ बना दिया, सिगरेट बना के बेच रहे हैं, गांजा नहीं बेच रहा है डायरेक्ट, सिगरेट ऐसे लपेट लपेट के बेच रहा है, ठीक है। अब वो क्या है? क्या वो मादक औषधि में आएगा? नहीं आएगा, तो वो भी मादक औषधि में आएगा। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है। और तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ऐसी भी चीजें होंगी, मनुष्य है, इंसान है, नई नई चीजों की खोज करता रहता है कि भाई लू पॉइंट खोजते हैं ना लोग, कि ऐसा नियम है तो इस नियम को कैसे तोड़ा जाए। जैसे अगर शराब बोतल में भर के बेचना अपराध है तो कोई बात नहीं, हम सीधे सीधे गिलास में बेचेंगे, ऐसा ढूंढते हैं। तो दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहते हैं? पहला नंबर पॉइंट बोला कि नहीं, ये सब चीजें जो है मादक पदार्थ, मादक औषधि है, गांजा, भांग, ये सब जो भी ये पौधा से जो भी निकलेगा वो सब मादक औषधि। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि ठीक है, कोई तो दिमाग लगा सकता है कि इस पौधा से जो भी चीज निकला, जैसे गांजा भांग आप बोल रहे हैं, उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके बेचे, जैसे सिगरेट में लपेट के बेचते, तो उसको भी सरकार ने बैन कर दिया कि नहीं, ये भी मादक औषधि माना जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि व्यक्ति कोई नया पदार्थ ही इजाद कर दे, कोई गांजा भांग से संबंधित ही ना हो, अब राज्य सरकार फंस जाएगी। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के लिए एक और पॉइंट लिख दिया गया कि भाई अगर तुम ऐसी स्थिति में फंस जाओ तो एक अधिसूचना जारी करो और बोलो फलाना जो कोसना है, चाहे हड़िया है, वो भी मादक पदार्थ में आएगा, वो भी मादक पदार्थ में आ जाएगा। यानी नोटिफाई करेगी राज्य सरकार कि ये मादक पदार्थ हो गया, तो फिर वो मादक पदार्थ हो जाएगा। अब देखते हैं मदिरा यानी शराब। मदिरा का मतलब क्या है? मदिरा से अभिप्रेत मादक मदिरा और उसके अंतर्गत मद्यासार, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, मद्य, ताड़ी, बियर जैसे समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हैं, उसमें अल्कोहल है या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रयोजन के लिए मदिरा घोषित करे आता है। कुल मिला के पहला नंबर पॉइंट तो बता दिया, ऐसा कोई लिक्विड पदार्थ जो पीने के काम आएगा, ऐसा कोई लिक्विड पदार्थ जो पीने के काम आएगा। क्या पहला बोलता है? क्या तरल होना चाहिए, दूसरा क्या होता है? पीने के काम आना चाहिए, और तीसरा उसमें क्या होना चाहिए? अल्कोहल होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? वो सब चीजें क्या होंगी? मदिरा के अंतर्गत आएंगे। जैसे स्पिरिट है, हाथ धोने के काम आ रहे हैं, हाथ साफ करने के काम आ रहे हैं, तो क्या मदिरा में आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है? स्पिरिट है तो स्पिरिट क्या तरल तो है, ठीक है, अल्कोहल भी है, लेकिन पीने के काम नहीं आ रहा है, तो क्या है? मदिरा में आएगा? नहीं आएगा। महुआ दारू है, तरल है, पीने के काम भी आ रहे, अल्कोहल भी है, मदिरा में आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा दिमाग लगा लें कि ये सब चीजें तो मदिरा में आएंगी,
लेकिन कुछ ऐसा ही दिमाग लगाएं कि मान लेते हैं कोई एक, कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कोई एक ठोस पदार्थ ले लें, ठीक, ठोस पदार्थ ले लें, ठोस पदार्थ को पिए और उस ठोस पदार्थ को खाएं बोल रहा हूं। चलिए ठोस पदार्थ ले लें, ठोस पदार्थ ले लिए, इस ठोस पदार्थ में क्या है, ठोस है तो पीने के काम तो आ नहीं रहा, ठीक, उसको खाया जा सकता है, लेकिन इसमें अल्कोहल है, ठीक, इसमें अल्कोहल है, पीने के काम नहीं आ रहे, खाने के काम आ रहे, लेकिन उसमें अल्कोहल है। तब की बात अगर मैं देखूं तो क्या होगा, तो तब की बात देखने के लिए आप देखिए कि ठोस पदार्थ है, पीने के काम नहीं आ रहा है, खाने के काम आ रहा है, लेकिन इस ठोस पदार्थ को मैं खा लूं और उसके बाद 2 गिलास पानी पी लूं, इस ठोस पदार्थ में क्या है, अल्कोहल है, खाया 2 गिलास पानी पिया, वो क्या बन गया, पेट में जाके शराब बन गया, पूरा नशा चढ़ा दिया। अब इस परिभाषा के अंतर्गत क्या वो फिट हो रहा है, वो मदिरा में आएगा, नहीं आएगा। अब राज्य सरकार फिर फंस गई कि कैसे करा जाए, कैसे किया जाए, आखिर ये ठोस है, तरल तो है नहीं, मतलब मदिरा नहीं माना जाएगा, पीने के काम भी नहीं आ रहा है, मतलब मदिरा नहीं माना जाएगा, लेकिन इसका लोग उपयोग तो मदिरा के रूप में कर रहे हैं। तो फिर राज्य सरकार के पास अधिकार दिया गया कि राज्य सरकार कोई अधिसूचना जारी कर दे कि भाई इस प्रकार का सामान जो होगा, जिसको खा करके लोग पी लेते हैं पानी और उसके बाद वो शराब बन जाता है, उसको भी हम मदिरा के रूप में ही मानेंगे, ऐसा अधिसूचना जारी कर दे। वैज्ञानिक है यार, नए नए अनुसंधान करते रहते हैं, मान लेते हैं शराब पीने का नहीं, कुछ दिन में शराब का गोली आ गया, अब गोली लाए नीचे अंदर यह पानी में डाला और पी लिया, बस ऐसे, ये पानी ही है ना, ठीक है, तो पानी में डाला और पी लिया, अब वो शराब बन गया, लेकिन बेच तो रहे हैं गोली के रूप में, तो उसको भी सरकार अगर चाहे तो मदिरा के रूप में घोषित कर सकती है, ठीक है। अब अगला बात देखें, 14 नंबर पॉइंट, 14 नंबर पॉइंट कहता है विनिर्माण। विनिर्माण के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक प्रक्रिया, चाहे वह नैसर्गिक हो या कृत्रिम, जिसके द्वारा कोई मादक द्रव्य उत्पन्न या तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत पुनः अवसान या मदिरा को सम्मिश्रित करने या उसे रंग देने की प्रक्रिया भी शामिल है। 2-3 पॉइंट है विनिर्माण के अंतर्गत। पहला, विनिर्माण के अंतर्गत क्या आता है, विनिर्माण मतलब, विनिर्माण के अंतर्गत पहला क्या आता है, पहला पॉइंट यह है कि इसके विनिर्माण मतलब निर्माण होना, ठीक, कोई भी वस्तु निर्मित होगी वो मादक द्रव्य होगी, पहला पॉइंट। अब मादक द्रव्य तो आप बना रहे हैं, जैसे मान लेता हूं मैं हूं, ठीक है, अब मैं हड़िया बनाता हूं, ठीक है, हड़िया बनाने की पूरी प्रक्रिया करता हूं, तो सरकार ने कहा कि ये जो प्रक्रिया से चलेगा, हड़िया मादक द्रव्य है, तो मादक द्रव्य जो है उसको, वो क्या होगा, वो विनिर्माण के अंतर्गत ही आएगा कि तुम शराब का निर्माण कर रहे हो, यानी मदिरा का निर्माण कर रहे हैं, अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं साहब, वैसा तो बात ही नहीं है, मैं तो ऐसे चावल को रखा छोड़ दिया था, वो अपने आप बन गया, तो दोनों बातें लिखी गई है। ऐसे प्रत्येक प्रक्रिया, चाहे वो नैसर्गिक रूप से हो, यानी अपने आप बन जाए, जैसे चावल छोड़ दिया और बन गया वो क्या बोलते हैं हड़िया, या कृत्रिम रूप से, या आप खुद बनाएं, दोनों ही अगर उत्पाद मादक द्रव्य के रूप में निकल रहा है तो क्या है, वो विनिर्माण है, शराब मादक द्रव्य का निर्माण आप कर रहे हैं। अगला नंबर पॉइंट ये है कि इतना तो ठीक है, मान लेते हैं कोई कंपनी है जो स्पिरिट खरीदती है, कहीं से अल्कोहल खरीदती है और उसमें कुछ कुछ फ्लेवर मिलाती है, रंग मिलाती है और उसको अंग्रेजी शराब बना के बेच देती है, ठीक है, तो क्या वो विनिर्माण में आएगा, पहले तो शराब बन चुका है, हाँ वो भी विनिर्माण में आएगा, क्योंकि यहां पे लिखा गया है ना कि इसके अंतर्गत पुनः अवसान, पुनः अवसान मतलब रिप्रोसेसिंग, शराब उसने खरीदा, सादा शराब खरीदा, उसमें कुछ रंग मिलाया, फ्लेवर मिलाया और उसको क्या बना दिया, प्योर शराब मतलब अंग्रेजी शराब बनाया, तो ये भी विनिर्माण में ही आएगा, क्योंकि पुनः रिप्रोसेसिंग को भी शामिल किया गया है, उसमें रंग मिश्रित करते हैं वो भी शामिल किया गया, ठीक। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं तो शराब बनाता ही नहीं हूँ, केवल कलर बेच के बेचता हूँ, तो मैं विनिर्माण में तो आता ही नहीं हूँ, बनाता ही नहीं हूँ शराब, बनाते हो भैया, परिभाषा में लिखा है, ठीक है। अगला पॉइंट देख, स्थान के अंतर्गत गृह, भवन, दुकान, बूथ, टेंट, अहाता स्थल, जलयान, बेड़ा और यान आते हैं, ठीक।
यानी कोई स्थान की बात की जाएगी कि ये शराब की दुकान यहाँ है, वहाँ है, चाहे स्थान, जहाँ पर भी स्थान का मीनिंग होगा तो वहाँ पे आप गृह से ले सकते हैं, मतलब घर से ले सकते हैं। कोई भवन, गृह का मतलब, गृह और भवन का मतलब अर्थ क्या है? गृह का मतलब ये है कि जिसमें व्यक्ति रहते हो, भवन का मतलब नॉर्मल भवन, जैसे पंचायत भवन, उसमें लोग रहते नहीं है लेकिन वो चार दीवारी है, ऊपर में छत है। दुकान, बूथ, टेंट, अहाता सभी इसमें शामिल होंगे। विक्रय, विक्रय को निर्दिष्ट करने वाली अभिव्यक्तियों के अंतर्गत दान के रूप में न होकर अन्यथा किया गया कोई अंतरण भी आता है, यानी दान नहीं, बाकी सभी प्रकार का जो विक्रय होगा सब विक्रय के अंतर्गत आएगा। स्पिरिट से क्या मतलब है? स्पिरिट का मतलब है कोई भी अल्कोहल युक्त मदिरा जो अवसान द्वारा अभिप्राप्त होती है, चाहे वह विप्रकृत हो या नहीं। विप्रकृत मतलब डीनेचर्ड, ऐसा कोई भी अल्कोहल युक्त मदिरा जो कि प्रोसेसिंग के द्वारा प्राप्त किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? स्पिरिट बोलेंगे। जैसे महुआ वाला क्या बना था? वही तो बना था, स्पिरिट ही तो बना था, जिसमें अल्कोहल भी था और पानी भी था। ठीक है, चलिए। ताड़ी, ताड़ी का मतलब क्या है? ताड़ वृक्ष से निकाला गया रस, किडवित भी किया गया हो, इसको फर्मेंटेशन किया गया हो या ताजा निकाल के पिया गया हो। ताड़ी को दो तरीके से पीते हैं, ध्यान रखिएगा। ताड़ी क्या होता है? नारियल का पेड़ देखे होंगे आप, अगर जो लोग नहीं जानते होंगे तो उनको बता दो। ऐसे नारियल का बड़ा बड़ा पेड़ देखे होंगे आप, ऐसा ही सेम पेड़ होता है ताड़ी का। ठीक, अब क्या करते हैं, एक यहाँ पे ऐसे छेद किया और छेद में एक लोहा बनाया, लोहा लगाया। अब लोहे में यहाँ पे एक ठो ऐसे करके कैसे व्यवस्था से एक मटका टांग दिया। अब इसका रस जो होगा ना, बूंद बूंद आके इसमें भर जाएगा। अभी ताजा भरा है तो ताजा पी सकते हैं, या फिर इसको आप रख सकते हैं, फर्मेंटेशन होगा, किडवित होगा तो भी पी लेंगे। तो ताड़ी का दोनों रूप इसमें शामिल है। ताड़ी के अंतर्गत चाहे वो फर्मेंटेशन किया गया हो, किडवित किया गया हो, सड़ाया गया हो या न सड़ाया गया हो, दोनों ही चीजें शामिल हैं। परिवहन का मतलब क्या है? राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। अब देखते हैं धारा 3, ये सारी परिभाषाएं थी। ठीक है, ये सारी परिभाषाएं थी। अभी तक परिभाषा में क्या देखा आपने? बहुत सारी चीजें देखी आपने। पहला तो देखा बियर, बियर क्या होता है? तो किडवित होता है, माल्ट से बना होता है, बियर कहलाता है। दो तीन उदाहरण भी हैं, अंकुरित करके या फिर उबाल करके। सामान्य तौर पर अंकुरित याद रखिएगा, उबालना वाला जो गांव देहात का है उसको बताया। अंकुरित और उबालने में क्यों फर्क होता है, क्यों लोग उबाल देते हैं ये भी बताया। बोतल भरने का मतलब बताया कि बड़े से बर्तन से छोटे बर्तन में भरना, बोतल भरना। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें मैंने बताई। अब इसको हम लोग फिर से रिवाइज भी कर लेंगे आखिरी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे धारा 3। तो धारा 3 को क्या किया गया है? विलोपित कर दिया गया है, निश्रित कर दिया गया है। मतलब अब हमको धारा 3 नहीं पढ़ना है। 3 डॉट देख लिए ना, नहीं पढ़ना। अगला पॉइंट देखिए, धारा 4। धारा 4 कहता है कि कौन सी मदिरा देसी मदिरा होगी और कौन सी मदिरा विदेशी मदिरा होगी, कैसे माना जाएगा। यानी कौन बताएगा कि कोई मदिरा देसी मदिरा है, कोई मदिरा विदेशी मदिरा है। ठीक है, देसी और विदेशी मदिरा में फर्क तो मैंने बता दिया था कि देसी मदिरा जो होगा उसमें कोई कलर नहीं होगा, कोई प्रोसेसिंग नहीं होगा, स्पिरिट होगा, उसमें पानी मिला करके पिया जाएगा। ठीक है, महुआ वाला उदाहरण से जब उसमें प्रोसेसिंग हो जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसको जांच नाप तौल सब चीज किया जाएगा, उसमें कलर वगैरह मिलाया जाएगा, फ्लेवर डाला जाएगा, उसके बाद वो क्या बन जाएगा? विदेशी मदिरा। लेकिन कुछ लोग अगर दिमाग लगाते हैं कि नहीं भाई, सरकार को कहते हैं कि मैंने कलर नहीं डाला, फ्लेवर नहीं डाला, ये अपने आप हो गया, ऐसा वैसा जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी कि कौन मदिरा विदेशी मदिरा है और कौन मदिरा देसी मदिरा है। बहुत सामान्य सी बात है। देसी और विदेशी मदिरा को घोषित करने का अधिकार या देसी और विदेशी मदिरा को नोटिफाई करने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। बहुत सामान्य सी बात है। अब अगला देखें, फुटकर तथा थोक बिक्री की परिभाषा। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए या तो संपूर्ण राज्य या किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में साधारणतः क्रेताओं, मतलब जो खरीदने वाले हैं, या किसी निर्दिष्ट वर्ग के क्रेताओं के संबंध में घोषित कर सकेगी कि किसी मादक पदार्थ को कितना परिणाम फुटकर विक्रय में आएगा। मतलब
कुल मिला के धारा 5 क्या कहता है, धारा 5 कहता है कि फुटकर में आप कितना शराब खरीद सकते हैं, फुटकर में आप कितना शराब खरीद सकते हैं ये घोषित कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। जैसे 5 लीटर कोई खरीद सकता है, कोई 1 लीटर खरीद सकता है, वो राज्य सरकार के ऊपर। अच्छा, राज्य सरकार इसकी अधिसूचना जो जारी करेगी तो हो सकता है कि वो पूरे क्षेत्र के लिए जारी करे, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में बोल दे कि कोई भी व्यक्ति 5 लीटर से ज़्यादा शराब नहीं खरीद सकता, या फिर 5 लीटर से ज़्यादा शराब नहीं रख सकता। खरीदने का मतलब रखने से ही है। अच्छा, अगर वो चाहे तो कुछ वर्ग को इसमें छूट भी दे सकता है, जैसे कहे कि नहीं एसटी जो वर्ग है, अनुसूचित जनजाति जो वर्ग है, शेड्यूल ट्राइब जो है, वो लोग उनके नेचर में या फिर उनके कल्चर में शराब पीना है, तो वो लोग 5 लीटर से अधिक यानी 10 लीटर शराब रख सकते हैं। तो फिर आबकारी अधिकारी जाएगा उनके घर में, जैसे एक नियम पास हुआ कि पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति 5 लीटर से अधिक शराब नहीं खरीद सकता। 5 लीटर शराब खरीदा मतलब क्या हुआ, वो लिमिट में है। अब उसके घर में क्या है, 5 लीटर शराब रखा हुआ है। ठीक, पहले दिन लाया नहीं पी पाया, दूसरे दिन गया फिर बोलता है कि मेरे को और दे दो 5 लीटर, तो दुकान में नहीं था तो जो भी पैसा वैसा नहीं था तो 2 ही लीटर लेके आया। अब उसके घर में केवल 7 लीटर शराब है। सरकार ने कितना किया है, 5 लीटर किया। एक दूसरा व्यक्ति है जो अपने घर में शुरू दिन गया 5 लीटर लेके आया, दूसरे दिन भी गया 5 लीटर लेके आया, रखा हुआ है टोटल 10 लीटर शराब। ठीक, टोटल 10 लीटर शराब। अब आबकारी अधिकारी को पता चला कि भाई इन लोग के घर में शराब रखा होता है, गया इस आदमी के पास, बोला कि तुम शराब रखे हो, तुमको मालूम नहीं 5 लीटर से ज्यादा शराब रखना गैर कानूनी है। आदमी सब पका गया, भाई ले ले भैया कुछ खर्चा पानी, लेकिन छोड़ दे भैया इसे। ठीक है, ये किसी भी तरीके से जो भी जैसे बचा होगा या फिर उसको ले गए होंगे, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, वो अलग बात। फिर वही आबकारी अधिकारी ये बोला कि मैं तो 7 लीटर रखे हो साहेब, लेकिन वो घर में जावे तो मैं तो कुमन तो खुद 10 लीटर रखे हैं, तो उमन के ऊपर कोई कार्रवाई काबर नहीं करस। तो ये आदमी यहां से फिर गया, जो आबकारी अधिकारी थे इसके यहाँ डांटा, क्यों बेवकूफ, तुम अपने 10 लीटर शराब रखे हो, तुमको मालूम नहीं 5 लीटर से अधिक शराब रखना गैर कानूनी है। फिर वो बोलता है कि ये साहब ये जाति प्रमाण पत्र है, ला देख ले इसे, ये जाति प्रमाण पत्र है, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी किया है कि मैं एसटी हूं तो मैं 10 लीटर शराब रख सकता हूं। तो ये बात है। ठीक, तो राज्य सरकार क्या है, राज्य सरकार घोषित कर सकती है, पूरे राज्य के लिए घोषित कर सकती है, किसी वर्ग के लिए घोषित कर सकती है, किसी जाति के लिए घोषित कर सकती है कि उसको कितना शराब वो खरीद सकता है, चाहे कितना शराब रख सकता है। खरीदने और रखने का मीनिंग एक ही समझिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो भी शराब होगा, मतलब ये जो लिमिट बताया जाएगा राज्य सरकार के पास, उसके अलावा जो भी शराब होगा वो थोक विक्रय का शराब समझा जाएगा। ठीक है, मतलब कहना ये चाहता है कि इसका मतलब क्या होगा, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों को है कि वो 5 लीटर ही शराब रख सकते हैं। ठीक है, 5 लीटर ही शराब रख सकते हैं। अब कोई व्यक्ति है जो अपने घर में 15 लीटर शराब रखा है, तो 15 लीटर शराब किसी के घर में पकड़ाया, इसका मतलब क्या है कि वो 5 लीटर की लिमिट से अधिक है। इसका मतलब आवश्यक तौर पे यहीं पे अधिनियम धारा 5 की उपधारा 2 में लिख दिया गया है कि अगर 5 लीटर से अधिक शराब है, उदाहरण बता रहा हूं ना, 5 लीटर फिक्स नहीं है, सरकार ने 5 लीटर फिक्स किया, वो बोल रहा हूं। ठीक है, मतलब ये जो फुटकर विक्रय या फुटकर क्रय से लिमिट से अधिक शराब है, मतलब वो क्या किया है, उसको बेचने के लिए ही रखा है, पीने के लिए नहीं रखा है। अब बेचने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस उसके पास होगा क्या, नहीं होगा। और जब उसके पास लाइसेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बिना लाइसेंस के शराब बेचने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, शास्ति लगाई जाएगी, जो भी बातें होगा वो सब चीजें होंगी फिर इसी में। ठीक, और क्या क्या जुर्माना लगेगा, क्या सजा है, उस सब विषय में भी इसी अधिनियम में आगे पढ़ेंगे। क्लियर होगा। चलिए अगला देखिए, अधिनियम की व्याप्ति। कहता है कि इस अधिनियम की कोई बात सागर सीमा शुल्क अधिनियम 1878 या इंडियन टैरिफ एक्ट 1894 का संख्या 8 या उसकी 6 को छोड़कर, कंटेनमेंट इतना 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 को छोड़कर
मतलब कहना ये चाहता है कि ये अधिनियम जो है इन सब क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, सामर सागर, इसको लेकिन ध्यान याद रख लीजिएगा, ठीक, इसको याद रख लीजिएगा, पॉइंट वाइज यहां से प्रश्न पूछ लेगा कि ये अधिनियम कहां कहां पर लागू नहीं होगा। तो ये सागर सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत जो बातें होंगी उसमें लागू नहीं होगा। दूसरा, इंडियन टैरिफ एक्ट 1894, पॉइंट टू पॉइंट दे देगा ना ऑप्शन, कहां कहां पर लागू नहीं होगा। कंटेनमेंट एक्ट 1910 के अंतर्गत जो भी क्षेत्र बताए गए हैं, अब जो भी चीजें होंगी उस पर लागू नहीं होगा। बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको याद रखना है कि ये अधिनियम कहां कहां पर लागू नहीं होगा। सागर सीमा शुल्क अधिनियम 1878, इंडियन टैरिफ एक्ट और कंटेनमेंट एक्ट 1910, बस इतना ही याद रखिएगा। यहां पर ये लागू नहीं होगा, यहां पे ये अधिनियम समाप्त हो जाएगा, व्यापृति हो जाएगी, व्यापृति, ठीक है। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम खाली स्थान को अधिनियमित किया गया था, शुरू में ही बताया भाई, कब किया गया था, 15 अप्रैल 1915 को। और छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग आबकारी अधिनियम 1915 में कब किया गया, तो आप बोलेंगे 5 अप्रैल को इसको चेंज किया गया, 5 अप्रैल बोलूं, 5 दिसंबर 2000 को इसको चेंज कर दिया गया। इससे पहले क्या था, मध्य प्रदेश के नाम से था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कौन सी मदिरा, देसी मदिरा, कौन सी मदिरा विदेशी मदिरा समझी जाएगी, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण कौन करती है, राज्य सरकार करती है। लेकिन इतना आसान पूछेगा क्या, इससे भी थोड़ा डीप में पूछ लेगा कि कौन सी धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो कौन सी धारा थी वो, धारा 4, ठीक है। चलिए अब एक बार याद करवा देता हूं, ध्यान से एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। भाई ये अधिनियम शुरू से पढ़ रहे हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं शुरू से। पहला आबकारी अधिनियम 1915, यहीं से है। हाँ चलिए, पहला कब लागू हुआ, 10 अप्रैल 1915 को लागू हुआ, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शब्द उपयोग में लाया गया कब, 5 दिसंबर 2000 को। आबकारी विधि को समेकित संशोधित करने हेतु लाया गया। 69 धाराएं, 9 अध्याय और 2 अनुसूचियां इसके अंतर्गत शामिल है। क्यों लाया गया, तो शराब का परिवहन या मादक द्रव्य का परिवहन कैसे होगा, विक्रय कैसे होगा, कब्जा आदि को ध्यान में रखते हुए उस पर नियम बनाने के लिए लाया गया। आगे बात देखें इसका अध्याय 1 के अंतर्गत पहला, तो संक्षिप्त नाम विस्तार परिभाषा। संक्षिप्त नाम क्या है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915, विस्तार पूरा छत्तीसगढ़। और अगर मैं बात करूं प्रारंभ का, तो 1915, 10 अप्रैल 1915 से, ठीक है। चलिए परिभाषा के अंतर्गत हमने देखा बियर, तो बियर में हमने देखा कि कोई भी किण्वित शराब, फर्मेंटेशन किया हुआ शराब जो माल्ट से बना हो, बियर होगा। बोतल भरना का मतलब क्या है, बड़े पात्र से छोटे पात्र में लेबलिंग करके भरना, बेचने के उद्देश्य से। मुख्य राजस्व अधिकारी कौन है, तो राज्य सरकार इसको अधिसूचना में जारी करेगी। सामान्य मदिरागृह क्या है, तो राज्य सरकार इसके लिए लाइसेंस देगी, कहीं पर भी जहां पर शराब बैठ करके पिया जाएगा। विप्रकृत मतलब क्या है, विप्रकृत का मतलब है कि राज्य सरकार बोलेगी कि अब ये जो कोई भी वस्तु है उस वस्तु को मानव के उपयोग के लिए सही नहीं है, तो विपकृत हो जाएगा। अब कार्योग्य वस्तु के अंतर्गत अगर बोले तो कोई भी शराब, अल्कोहली मदिरा या फिर कोई कोई मादक औषधि, या फिर तीसरा नंबर पॉइंट बोले तो अफीम की बात करता है, जो कि अफीम की बात की गई है किसमें, मादक द्रव्य एवं मनोतेजक पदार्थ अधिनियम 1985 के, ये सब उसमें, ठीक है, धारा 12 में। फिर आबकारी शुल्क क्या है उस विषय में देखा। आबकारी अधिकारी क्या है, कलेक्टर होगा, या फिर कलेक्टर नहीं होगा तो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। फिर आबकारी राजस्व क्या है उस विषय में भी हमने देख लिया। निर्यात से मतलब क्या, आयात से मतलब क्या है, मादक द्रव्य से कोई मदिरा औषधि क्या है, मादक औषधि क्या है, भांग के पौधे के बारे में पढ़ा, मादक औषधि के अंतर्गत कोई भी भांग है या फिर उसको प्रोसेस करके कोई बनाया जाता है, या फिर राज्य सरकार उसके लिए अधिसूचना जारी कर दे, चौथा नंबर पर। फिर मदिरा का मतलब क्या है ये भी देखा। इसके बाद देखा विनिर्माण का मतलब क्या है, स्थान का मतलब क्या है, ठीक। चलिए विक्रय को निर्दिष्ट करने वाले वृत्तियों के अंतर्गत, अच्छा ये सब भी देखा। स्प्रिट क्या है, तारीख क्या है, परिवहन क्या। उसके बाद हमने देखा धारा 4, इसमें हमने देखा कि कौन सी वस्तु कौन सा शराब देसी मदिरा, कौन सा विदेशी मदिरा होगा। फिर फुटकर और थोक विक्रय की परिभाषा बताया गया, जिसमें बताया गया 2 उपधाराएं बताई गई। अच्छा ये धारा है ना, और धारा के अंदर अगर पॉइंट वाइज आता है तो उसको आप बोलेंगे उपधारा, ठीक। तो
तो उपधारा के अंतर्गत भी पूछ सकता है कि धारा कौन सी उपधारा में, ऐसे पूछ लेगा। जैसे उपधारा इसको अगर लिखेंगे तो ये वाला कैसे हो जाएगा, धारा 5 छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अध्याय 1 के अंतर्गत धारा 5 के अंतर्गत उपधारा 1, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक, तो उपधारा 1 में क्या बताया गया कि सरकार लिमिट तय कर सकती है पूरे राज्य के लिए कि लोग कितना शराब खरीद सकते हैं, किसी क्षेत्र के लिए कर सकती है या किसी जाति समूह के लिए कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा शराब किसी के पास पाया गया तो ये माना जाएगा वो शराब बेचने के लिए रखा हुआ है, उपधारा 2 बताता है। फिर ये कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होगा, उसमें हमने देखा कि सागर सीमा शुल्क अधिनियम 1878 में लागू नहीं होगा, इंडियन टैरिफ एक्ट में और कंटेनमेंट एक्ट 1910 में। तो इतना ही क्लास था, इसमें हमारा अध्याय 1 खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम जब मिलेंगे तो हम क्लास शुरू करेंगे अध्याय 2 से। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।